Hi humans, welcome back to Humanities. This is your psychology educator Asmi, and today we'll be doing the fourth chapter of class 12 psychology, that is psychological disorders. अब इस चैप्टर में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हम बात करेंगे अब नॉर्मैलिटी की. एंड एनसीईआरटी में अब नॉर्मैलिटी को डिफाइन करने के लिए 4 डीज दिए हैं. अब ये 4 डीज क्या है? अब नॉर्मैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो डिविएंट है, बहुत ही एक्सट्रीमली डिफरेंट, अनयूजुअल, बिजार, डिसफंक्शन. सो इसका मतलब होता है कि हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम वो कैरी आउट नहीं कर पाते. interfering with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way. Distress मतलब unpleasant है, upsetting है to the person and to others. Last is danger to the person and to others. So abnormality को हम define कर सकते हैं कि abnormality is psychological disorders that are deviant मतलब different, distressing मतलब अनप्लेजेंट, अपसेटिंग, डिसफंक्शनल मतलब वी कांट परफॉर्म आर डेली एक्टिविटीज़, डेंजरस मतलब हमें पता है डेंजरस मतलब वो हार्मफुल है, एंड हार्मफुल टू द पर्सन एंड टू अदर्स. सो दीज आर द 4 डीज ऑफ अबनॉर्मैलिटी जो हमको याद रखने हैं. So guys, you all know that I'm teaching psychology on this channel, but I also have my own YouTube channel, Humanities Forum, where I am coming up with very exciting and informative videos. I'll share with you guys my own journey, my tips and tricks, and my own handwritten notes which helped me score 100 on 100 in class 12th. So go right now and subscribe to Humanities Forum. Now, to distinguish between normal and abnormal behaviors, पहचानने के लिए कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है एंड कौन सा अब नॉर्मल बिहेवियर है, उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेस बनाई गई एंड उनको यूज़ करा गया. एंड उन अप्रोचेस में से 2 ऐसे अप्रोचेस हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं. अब एक अप्रोच कहती है कि अब नॉर्मल बिहेवियर इज़ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स मतलब जो भी हमारी सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं, जो आइडियाज़ फिक्स्ड कर रखे हैं कि एक चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, उससे जो चीज़ हट के होती है, डिविएंट होती है, डिफरेंट होती है, वो होता है अब नॉर्मल. उसको बोलते हैं हम अब नॉर्मल बिहेवियर. अब सेकंड अप्रोच में क्या बोला गया, उसमें बोला कि अब नॉर्मल बिहेवियर मैल अडेप्टिव होता है. द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द नॉर्मैलिटी ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट. ठीक है, ये बोला जा रहा है कि हम एक बिहेवियर को नॉर्मल या अब नॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस नहीं बोल सकते, बल्कि क्या वो बिहेवियर एक इंडिविजुअल की वेलबींग को फॉस्टर कर रहा है, क्या एक इंडिविजुअल एंड ग्रुप की वेलबींग को बढ़ा रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है. वेलबींग क्या होता है? वेलबींग इज़ नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल, बट इट इंक्लूड्स ग्रोथ, हमारी फुलफिलमेंट एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल. एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल की हमने बात पहले भी करी हुई है. इसका मतलब होता है टू रियलाइज़ आर पोटेंशियल, ये जानना कि हम में कितना पोटेंशियल है एंड पूरी कोशिश करना टू रीच आर पोटेंशियल, टू डेवलप आर एबिलिटीज़. नाउ कम्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझने के लिए वी वुड रिक्वायर अ ब्रीफ historical account of how these disorders have been viewed over the ages. पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसा माना जाता था, उनको क्या बोला जाता था, ये सब पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर. तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, पहले कौन कौन सी अप्रोच आई एंड देन बाद में क्या हुआ. सो इस पूरे फ्लो चार्ट को हम अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हमारी अब नॉर्मल बिहेवियर को रिलेट करा जाता था सुपर नेचुरल फोर्सेस से, या फिर आप कह सकते हो भूत प्रेत से, ईवल स्पिरिट से, डेविल से.
एक्सोर्सिज्म हमने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, हमने इसके बारे में सुना होगा. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ईविल दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर. सो एक्सोर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ईविल को रिमूव करते हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल थ्रू मैजिक एंड प्रेयर. इन मैनी सोसाइटीज़ द शमन और मेडिसिन मैन, ये एक ऐसा पर्सन है जो माना जाता है कि उसके कॉन्टैक्ट हैं सुपर नेचुरल फोर्सेस से, एंड वो एक मीडियम है थ्रू विच हमारी स्पिरिट्स कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स. ठीक है, सो ये था सुपर नेचुरल फोर्सेस और मैजिकल फोर्सेस के बारे में. अब सेकेंड अप्रोच आती है हमारी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. सो बायोलॉजिकल अप्रोच में सिंपली ये बोला जाता है कि कुछ इंडिविजुअल थोड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एंड उनका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, एंड अगर हम ये डिफेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करेक्ट कर दें तो हमारी ब्रेन एंड बॉडी की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी. सो साइकोलॉजिकल अप्रोच में बेसिकली ये बोला जाता है कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम गलत तरीके से दुनिया को देखते हैं, गलत नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं. वी थिंक, फील एंड परसीव द वर्ल्ड इन अ रॉन्ग वे. सो इनएडिक्वेसीज बोला गया है इसको. फोर्थ अप्रोच है हमारी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, एंड इसमें फिलोसोफर फिजिशियंस सच एज हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लेटो, उन्होंने डेवलप करी हमारी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच. एंड ये लोग मानते थे कि जो हमारा डिस्टर्ब्ड बिहेवियर है वो अराइज होता है आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीज़न. सो हमारा डिस्टर्ब बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज हमारे इमोशंस एंड रीज़न में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू गेलन, द मटेरियल वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स थे, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, which combine to form 4 essential body fluids that are blood, black bile, yellow bile and phlegm. Each of these fluids was seen to be responsible for a different temperament. Imbalance in humors were believed to cause various disorders. So Galen ने emphasize करा the role of 4 humors in personal character and temperament. सो डिफरेंट टेम्परामेंट होते हैं, एंड गेलन ने बोला कि जो डिफरेंट टेम्परामेंट होते हैं एंड उन फ्लूइड्स को बोला गया है ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फेग्लम. ये नाम सारे याद करने वाले हैं, इसमें कुछ समझाने की एज सच नीड नहीं है. सो हमारी अब फिफ्थ अप्रोच आती है मिडल एजेस, एंड मिडल एजेस में demonology and superstition gain renowned importance in the explanation of abnormal behavior. demonology क्या होता है? सो demonology एक ऐसा बिलीव है, माना जाता है कि जो लोग होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईवल होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए ऑफ विच हंटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. During the Middle Ages, the Christian spirit of charity prevailed, and Saint Augustine wrote extensively about the feelings, mutual anguish and conflict. This laid the groundwork for the modern psychodynamic theories of abnormal behavior. So ये पार्ट भी याद करने वाला है. सो बेसिकली समझने वाली बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि मिडिल एज में डीमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई थी. सब लोग ये मानते थे कि जिन लोगों को भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो ईविल हैं, एंड विच हंटिंग भी इस पीरियड में होती थी. सिक्स्थ है हमारा रेनेसेंस पीरियड, विच इज़ मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर. सो रेनेसेंस पीरियड में आते आते लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी. जॉन वेयर ने एम्फसाइज करा क्या कि जो हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस होती है आर कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. उन्होंने ये भी बोला कि विचेस वर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड दे रिक्वायर मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट. सेवेंथ आता है हमारा रीज़न एंड एनलाइटमेंट, जो था 17th एंड 18th सेंचुरी में, एंड इस पीरियड में हमने यूज़ करे साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड अबनॉर्मल बिहेवियर.
एट्थ है रिफॉर्म मूवमेंट, ये रीज़न एंड एनलाइटमेंट नहीं है, एट्थ है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट। एंड इसमें क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द 18th century contributed to the reform movement to increase compassion for people who suffered from these disorders. सो रिफॉर्म मूवमेंट में लोगों के अंदर कंपैशन बढ़ गया था उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे थे फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यूरोप एंड अमेरिका में रिफॉर्म असाइलम्स बनना स्टार्ट हुए। One aspect of reform movement was the new inclination for deinstitutionalization, which placed emphasis on providing community care for recovered mentally ill individual. Deinstitutionalization is simply providing community care. As a community, हम लोग उन लोगों को केयर प्रोवाइड करेंगे जो रिकवर हो चुके हैं। नाउ इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन अ कन्वर्जेंस ऑफ दीज अप्रोचेस विच हैज़ रिजल्टेड इन एन इंटरैक्शनल बायोसाइकोसोशल अप्रोच। ये एक बार MCQ में भी आया था कि कौन से 3 पर्सपेक्टिव थे या फिर कितने पर्सपेक्टिव थे, तो याद रखना है कि 3 थे, 3 फैक्टर्स थे, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि रीसेंट ईयर्स में सारी अप्रोचेस का कन्वर्जेंस हो चुका है, ठीक है, जिससे एक इंटरैक्शनल अप्रोच बन चुकी है जिसको हम बायोसाइकोसोशल अप्रोच भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक ऐसी मैनुअल पब्लिश करी है जो डिस्क्राइब करती है एंड क्लासिफाई करती है अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसका जो करंट वर्जन है उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स विच इज़ द 5th एडिशन। एंड वो प्रेजेंट करता है एक डिस्क्रीट clinical criteria which indicate the presence or absence of disorders. The classification scheme officially used in India and elsewhere is the 10th version of International Classification of Diseases ICD-10, which is known as the ICD-10 Classification of Behavioral and Mental Disorders. और ये किसने प्रिपेयर करी है? WHO ने, that is World Health Organization. ये जो सारी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एक बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया था, सो फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए सबकी। फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर। अबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम सारे फैक्टर्स देख सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है, साइकोडायनामिक मॉडल होता है जिसके अंदर 4 मॉडल्स और होते हैं, सोशियो कल्चरल मॉडल, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इन सब मॉडल के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इसमें हमारे रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू द प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम होती है उससे होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक टाइनी स्पेस होती है जिसको बोलते हैं साइनैप्स, जो सेपरेट करता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से, एंड जो हमारा मैसेज होता है इट मस्ट मूव अक्रॉस दैट स्पेस। व्हेन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीचेज अ न्यूरॉन्स एंडिंग, द नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज अ केमिकल कॉल्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। Anxiety disorders have been linked to the low activity of neurotransmitter जिसको हम बोलते हैं गामा अमीनोबुटीरिक एसिड। अब स्किज़ोफ्रेनिया to excess activity of dopamine, depression to the low activity of serotonin। ये सारे केमिकल्स के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए बिकॉज MCQ में आते हैं, पक्का आते हैं। एंड ये सारे डिसऑर्डर्स एंड उनसे रिलेटेड केमिकल्स के नाम आपको याद होने चाहिए एंड ऑल्सो लिंक टू द लो एक्टिविटी या फिर लिंक्ड टू एक्सेस एक्टिविटी।
एंजाइटी में लो एक्टिविटी होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, स्किज़ोफ्रेनिया में एक्सेस एक्टिविटी होती है डोपामाइन की, डिप्रेशन में भी लो एक्टिविटी होती है सेरोटोनिन की। सो ये आपको याद होना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स दे आर लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हम आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से वो सारे डिसऑर्डर्स समझ आएंगे। रिसर्चर्स ने ये भी माना है, उन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि कोई भी स्पेसिफिक जीन्स कल्प्रिट्स नहीं होते। मतलब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन से नहीं होता। मैनी जीन्स कंबाइन, बहुत सारी जीन्स मिल जाती है एंड जब वो कंबाइन हो जाती है तब आते हैं हमारे वेरियस बिहेवियर्स, इमोशनल रिएक्शंस, बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। तो ये था हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल मॉडल। Now there are several psychological models which provide a psychological explanation of mental disorders. So हमने बात करी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, जेनेटिक फैक्टर्स की। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स में, जिसमें होते हैं 4 और मॉडल: साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। ये सारे मॉडल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार हमें इसे रिवाइज करना है। सबसे पहला आता है साइकोडायनामिक मॉडल। इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ये मॉडल सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फेमस है। जो हमारे साइकोडायनामिक के थ्योरिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि बिहेवियर कैसा भी हो, नॉर्मल या अबनॉर्मल, वो डिटरमाइंड होता है बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद इन द पर्सन ऑफ विच ही और शी इज़ नॉट अवेयर। जो फोर्सेस हमने सेकेंड चैप्टर में अपनी पढ़ी थी, ठीक है, यही पूरा हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस आर कंसिडर्ड डायनामिक। ठीक है, डायनामिक मतलब जो चीज़ चेंज होती रहती है। दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड देयर इंटरैक्शन गिव शेप्स टू बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। अब नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो उनको देखा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 3 सेंट्रल फोर्सेस। अब याद करो हमने सेकेंड चैप्टर में कौन सी 3 फोर्सेस पढ़ी थी? हमने पढ़ा था इद, ईगो एंड सुपर ईगो। सो ये था हमारा साइकोडायनामिक मॉडल। सेकेंड आता है हमारा बिहेवियरल मॉडल एंड ये मॉडल बोलता है कि दोनों नॉर्मल एंड अब नॉर्मल बिहेवियर आर लर्नड, वो सीखे जाते हैं। एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग। हम गलत तरीके से बिहेव करना सीख जाते हैं। मैल अडेप्टिव मतलब inappropriate. The model concentrates on behavior that are learned through conditioning and proposes that what has been learned can be unlearned. तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। सो ये मॉडल उसी की बात करता है कि हम कंडीशनिंग के थ्रू बिहेवियर को लर्न करते हैं एंड ये भी बोलते हैं कि जो हम लर्न कर चुके हैं हम उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं। So learning can take place by classical conditioning, operant conditioning and social learning. थर्ड आता है हमारा कॉग्निटिव मॉडल एंड इसमें बोला जाता है कि जो अबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो रिजल्ट करती है फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। एंड ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि कुछ लोग कुछ एटीट्यूड या अजम्पशन मान के बैठ जाते हैं अपने खुद के बारे में, दैट आर इर्रैशनल एंड इनएक्यूरेट। हम गलत चीज़ें अपने बारे में सोच के रखते हैं, इर्रैशनल होती हैं एंड इनएक्यूरेट होती हैं। पीपल में ऑल्सो रिपीटेडली थिंक इन illogical ways and make over generalization, that is, may draw broad negative conclusions on the basis of a single insignificant event. एक चीज़ आपकी लाइफ में कुछ गलत हो जाती है तो आप बोल देते हो मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। बट हम ओवर जनरलाइज कर रहे हैं, एक ख़राब चीज़ हुई तो क्या हमारी लाइफ ख़राब हो गई? ऐसा नहीं होता। फोर्थ है हमारा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल एंड ये फोकस करता है ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। Humanists believe that human beings are born with a natural tendency
इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलफिलमेंट ऑफ योर पोटेंशियल, रीचिंग योर पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना। सो ह्यूमनिस्ट बोलते हैं कि हमारे में एक नेचुरल टेंडेंसी है फ्रेंडली होने की, कोऑपरेटिव होने की, कंस्ट्रक्टिव होने की, एंड वी आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, दैट इज़ टू फुलफिल दिस पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ, जैसे मैंने बताया। अब existential belief that from birth we have total freedom to give meaning to our existence or to avoid that responsibility। हमें अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना है, हमें अपनी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देना चाहिए, एंड जो अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं दे पाते वो जीते हैं एक एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ। सो साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, psychodynamic, behavioral, cognitive and humanistic existential model। So the next factor behind abnormal behavior is socio-cultural model, and इसमें क्या बोला जाता है कि biological and psychological factors तो होते ही हैं, but कुछ socio-cultural factors भी होते हैं, जैसे war and violence, group prejudice and social discrimination, economic and employment problems, rapid social change। वो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं एंड लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सम इंडिविजुअल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो हमारा अब नॉर्मल बिहेवियर है, सबसे बेस्ट हम उसको समझ पाते हैं इन द लाइट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। सो एज बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस, factors such as family structure and communication, social network, societal conditions, societal labels, roles become very important। So basically इस मॉडल में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे social factors भी होते हैं जो हमें cause कर सकते हैं psychological problems। लास्ट फैक्टर आता है हमारा डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है एंड समझना है। सो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या बोलता है, साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स डेवलप होती हैं व्हेन अ डायथेसिस which is biological predisposition to the disorder is set off by a stressful situation। so इस मॉडल में 3 components होते हैं। सबसे पहला है कि diathesis or the presence of some biological aberration may be inherited। अब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें क्यों होता है, हमें एक कारण हो सकता है होने का कि भाई वो हेरिडिटरी है, वो हर एक जनरेशन को होता है, एंड हमारे अंदर कोई बायोलॉजिकल एबरवेशन है जो हमने इनहेरिट करी है। सो इस कारण से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की चांसेस हैं कि हमें वो डिसऑर्डर हो सकता है क्योंकि हमने वो इनहेरिट करा है। सेकंड है कि डायथेसिस में कैरी अ वल्नरेबिलिटी to develop a psychological disorder, and this means that the person is at risk or predisposed to develop the disorder। अब ये भी हो सकता है कि हम vulnerable हैं, ठीक है, vulnerable मतलब हम at risk हैं कि हमें वो psychological disorder हो सकता है। Third component is the presence of pathogenic stressors, that is factors or stressors that may lead to psychopathology। अब तीसरा कंपोनेंट आता है कोई ऐसी कॉजेज़, कोई ऐसे स्ट्रेसर्स जो हमारे आसपास होते हैं एंड वो हमें कॉज करते हैं साइकोपैथोलॉजी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो 3 कंपोनेंट हैं। पहला कि बायोलॉजिकल एबरवेशन है जो हमने इनहेरिट कर ली। सेकंड है वल्नरेबिलिटी कि हम एट रिस्क हैं, हमें वो डिसऑर्डर हो सकता है। थर्ड है कि हमारे आसपास कोई ऐसा पाइथोजेनिक स्ट्रेसर है जो हमें वो डिसऑर्डर कर देता है। सो इफ़ सच at risk persons are exposed to these stressors, their predisposition may actually evolve into a disorder। जब कोई at risk person जो बहुत ज़्यादा vulnerable है, अगर वो पाइथोजेनिक स्ट्रेसर्स की प्रेजेंस में आ जाता है तो उसको डिसऑर्डर हो सकता है। This model has been applied to several disorders including anxiety, depression and schizophrenia। आगे बढ़ते हैं एंड हम आ जाते हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इसमें हम सारे डिसऑर्डर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे एंड सबसे पहले है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होती है, हम हर रोज़ हम डेली ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है,
क्या हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता है? क्या हमें पता है कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? द टर्म एंग्जाइटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज, वेग, वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। सो एंग्जाइटी क्या फीलिंग होती है? वो फीलिंग होती है बहुत ही अजीब सी, वेग फीलिंग होती है एंड वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? रैपिड हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ होने लग जाती है, आपको डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, आपको नींद नहीं आती, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी सांस फूलने लग जाती है, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आप बेहोश भी हो सकते हो। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे 4 तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं एंड उन चारों डिसऑर्डर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या आता है? दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, वेग, unexplained intense fear that are not attached to any particular object. Symptoms होते हैं worry and apprehensive feelings about the future. फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। हाइपर विजिलेंस विच इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर डेंजर। हर वक्त अपने आसपास देखते रहना कि मैं डेंजर में तो नहीं हूँ, मेरे आसपास कुछ गलत तो नहीं हो रहा। It is marked by motor tension, as a result of which the person is unable to relax. Restless होता है एंड हम शेकी और टेंस भी होते हैं। ये है हमारा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर के बारे में भी हमने सुना होगा, लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं। सो आओ देखते हैं वो क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक। पैनिक डिसऑर्डर में बार बार हमें एंग्जाइटी अटैक आते हैं जिसमें अ पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अ पैनिक अटैक डिनोट्स एन अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी लीडिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। तो जब हमारे दिमाग में हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारा एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड जब वो हाई होता है तब आता है हमें पैनिक अटैक। सो सच थॉट्स अकर इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ये, हम बता नहीं सकते कब किस इंसान को पैनिक अटैक आ जाए। एंड इसके सिम्टम्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाना, चक्कर आना, ट्रेमलिंग, पाल्पिटेशन, चोकिंग फीलिंग, ऐसा लगता है आपका दम घुट रहा है, नौशिया, चेस्ट पेन, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग। थर्ड डिसऑर्डर अंडर द एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर फोबियाज। अब फोबियाज के बारे में भी हमने सुना होगा। हमें बहुत डर लगता है कुछ चीज़ों से, हम बोलते हैं कि हमें हाइट का फोबिया है। तो वो क्या होता है? यू माइट हैव हर्ड of someone who was afraid to travel in a lift or climb to the 10th floor or refuse to enter a room if he or she saw a lizard. So these kind of fear are termed as phobias. अब phobias होता क्या है? Irrational fears related to specific object, people and situation. So phobia में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो चीज़ों से डर हो सकता है, सिचुएशन से डर हो सकता है एंड कुछ लोगों से भी हम डर सकते हैं। एंड फोबिया के भी टाइप्स होते हैं। 3 टाइप के फोबियाज़ होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड अगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया होता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर। दे आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया, मतलब सबसे कॉमन होता है हमारा स्पेसिफिक फोबिया। And this group include irrational fears such as intense fear of a certain type of an animal, जैसे lizard से fear है, तो ये होता है हमारा specific phobia, कोई particular चीज़ से हमें डर लगता है। Social phobia, नाम से ही पता चल रहा है, socializing से डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, नए लोगों से बात करने में डर लगता है। थर्ड इज़ अगोराफोबिया एंड इसमें हमें डर लगता है, वी डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस, नई जगह पे जाने से डर लगता है। मैनी पीपल विद अगोराफोबिया आर अफ्रेड ऑफ लीविंग देयर होम, सो देयर एबिलिटी टू कैरी आउट देयर नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी इज़ सीवियरली लिमिटेड।
So the last disorder under anxiety disorder is SAD, separation anxiety disorder. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग ही नहीं हो पाते, उनको बहुत डर लगता है, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, ज़िद करते हैं कि मुझे तो मम्मी पापा के साथ ही रहना है। शायद उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो। Individual with separation anxiety disorder, they are fearful and anxious about separation from attachment figures to an extent that is developmentally not appropriate. उन्हें अपने attachment figures से अलग होने में डर लगता है. Children with SAD may have difficulty being in a room by themselves, going to school alone. They are fearful of entering new situation. They cling and they shadow their parents' every move. ठीक है, सो वो स्कूल नहीं जा पाते, वो एक रूम में अकेले नहीं रह पाते. एंड टू अवॉइड सेपरेशन बच्चे क्या करते हैं, दे स्क्रीम, दे फस, दे सो सीवियर टैंट्रम्स एंड दे इवन मेक सुसाइडल जेस्चर्स. सो ये सारे थे हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स. सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. तो हमने सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. इसके बारे में भी शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. इसमें क्या होता है, इसमें भी दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं. पहले तो ऑब्सेसिव बिहेवियर, मतलब एक चीज़ को हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं. इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया. ठीक है, सो ये हो गया ऑब्सेसिव बिहेवियर, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना. सेकंड हो गया कंपल्सिव बिहेवियर, एक चीज़ को बार बार करते रहना. सो ऑब्सेसिव इज़ सोचते रहना बार बार. सेकंड कंपल्सिव इज़ एक चीज़ को बार बार करते रहना. नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन. मैनी कंपल्शंस डील विद काउंटिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग एंड वॉशिंग. आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं और हम इसको OCD भी बोलते हैं. ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. सो बार बार हाथ धोना, सारी चीज़ें साफ़ करते रहना. सो ये आता है हमारा OCD के अंदर. अदर डिसऑर्डर्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइचोटिलोमानिया, हेयर पुलिंग जिसको बोलते हैं, एंड एक्सकोरिएशन जिसमें आता है स्किन पिकिंग, अपनी स्किन को पिक करते रहना, स्किन छीलते रहना, बालों को छेड़ते रहना. सो ये सारे कंपल्सिव बिहेवियर के अंदर आता है. थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें आता है हमारा PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमाटाइजिंग इंसिडेंट्स होते हैं जिनको वो भुला नहीं पाते. Often people have been caught in a natural disaster or have been victim of bomb blast, in a serious accidents or in a war-like situation. They experience post-traumatic stress disorder. And इनके symptoms क्या होते हैं, recurrent dreams, flashbacks आते हैं उनको, वो concentrate नहीं कर पाते अच्छे से, impaired हो जाती है उनकी concentration. एंड इमोशनली नम हो जाते हैं, वो कुछ फील नहीं कर पाते. एंड इसके अंदर आते हैं हमारे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. इसके बस आपको नाम याद रखने हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. These are conditions in which there are physical symptoms in the absence of a physical disease. In these disorder, the individual has psychological difficulties and they complain of physical symptoms for there is no biological cause. तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, लोग कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें फिज़िकली पेन हो रहा है, बट उस पेन का कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता. इस डिसऑर्डर में हमारे 3 डिसऑर्डर और आते हैं. ठीक है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एंड हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे डिसऑर्डर हैं. NCERT की रीडिंग ज़रूर करना, सिर्फ नोट्स पे फोकस्ड मत रहना, हमेशा NCERT को साथ लेके चलना. सो सबसे पहले हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की बात करते हैं. इसमें एक इंसान को परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स तो होते हैं विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू अ सीरियस मेडिकल कंडीशन.
जैसे मैंने बताया, हम शिकायत करते हैं कि हमारे ये दिक्कतें हो रही हैं, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमारे कुछ फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, बट शायद वो कोई मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होते. People with this disorder tend to be overly preoccupied with their symptoms, and they continually worry about their health and make frequent visit to doctor. So इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बार बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं. So they are overly preoccupied with their symptoms. As a result, they experience significant distress and disturbances in their daily life. बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं वो, एंड वो अपने डेली एक्टिविटीज़ कैरी आउट नहीं कर पाते. सेकेंड इज़ इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड ये भी हमारा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की तरह ही है. इसमें भी परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन होती है अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस एंड कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटी. सो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी है, एंड इसलिए हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सिम्टम्स के बारे में टेंस्ड रहते हैं. एंड इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमें लगता है कि हम कोई इलनेस डेवलप कर लेंगे, हम कोई बीमारी अपने आप को कर लेंगे. सो दिस इज़ अकम्पनीड बाय एंग्जाइटी अबाउट वन हेल्थ. Individual with illness anxiety disorder, they are overly concerned about their undiagnosed disease, negative diagnostic result. They do not respond to assurance by doctor, and they are easily alarmed by illness, such as on hearing someone else ill health. सो जिन लोगों को इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहते हैं, उनके नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिज़ल्ट को लेके वो परेशान रहते हैं. उनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी जो रिपोर्ट है एकदम पॉजिटिव है, फिर भी उनको टेंशन लगी रहती है. डॉक्टर भी उनको बोलते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर की नहीं सुनते, एंड दे आर ईज़िली अलार्म्ड. किसी और की बीमारी के बारे में सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. थर्ड डिसऑर्डर आता है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर, एंड इसमें हमारा लॉस होता है किसी पार्ट का और सम बेसिक बॉडी फंक्शन. सो द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर आर द रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शन लाइक ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग. सो जो ये होते हैं हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, और बहुत ही सडन हो सकते हैं वो. सो ये था हमारा सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एंड डिसोसिएशन का मतलब होता है सेवरेंस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़ एंड इमोशंस. डिसोसिएशन, it involves the feeling of unreality, estrangement, depersonalization and sometimes a loss or shift of identity. मतलब डिसोसिएट हो जाना, अपने आप से अलग हो जाना, हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम अब हैं क्या. सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में भी 3 टाइप के डिसऑर्डर आते हैं. सबसे पहला है डिसोसिएटिव अमनीजिया, डीपर्सनलाइजेशन या फिर डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर. थर्ड आता है हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. सो इन सब के बारे में हम एक एक करके समझते हैं. डिसोसिएटिव अमनीजिया कैटेगराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज़ नो नोन ऑर्गेनिक कॉज. हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती. सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट एंड अदर्स कैन नो लॉन्गर रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट्स, people or place or object, while their memory for other events remain intact. So dissociative amnesia में कभी कभार तो कुछ लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, एंड कुछ केसेस में लोगों को कोई स्पेसिफिक इवेंट, पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट याद नहीं रहती, बट देयर मेमोरी फॉर अदर इवेंट्स रिमेन इंटैक्ट. सो ये है हमारा डिसोसिएटिव अमनीजिया, एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है. सिलेक्टिव मतलब कुछ शायद हमारी कुछ चीज़ें हमें याद रहें एंड शायद कुछ चीज़ें ना याद रहें. सेकेंड है डीपर्सनलाइजेशन. इसमें हम एक ड्रीम लाइक स्टेट में होते हैं जिसमें वी आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम बोथ सेल्फ एंड रियलिटी.
In depersonalization, there is a change of self-perception and person's sense of reality is temporarily lost or changed. So depersonalization disorder में हमें ऐसा लगता है कि हम एक सपने में हैं, हमें रियलिटी का सेंस नहीं रहता, हमें सेल्फ का रियलिटी का दोनों का ही समझ नहीं रहती, हमारा सेल्फ परसेप्शन चेंज हो जाता है। थर्ड है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। हमने मूवीज़ में देखा होगा कि एक ही इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, ऐसा लगता है कि एक ही इंसान के अंदर 3-4 इंसान और हैं। तो ये जो डिसऑर्डर होता है वो बहुत ड्रामेटिक होता है एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड। सो ये डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर हमें हमारे चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ हो तो। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन अज्यूम्स ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। सो जैसे मैंने बताया, एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ होती हैं। डिसोसिएटिव अमनेजिया का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग एंड इसके कुछ फीचर्स होते हैं। एसेंशियल फीचर ऑफ दिस कुड बी एन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस, assumption of a new identity and the inability to recall the previous identity। ये फीचर्स होते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग के। एंड जो हमारा फ्यूग है वो ख़त्म हो जाता है when the person suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue, and this disorder is often associated with an overwhelming stress। सो ये एक पार्ट है डिसोसिएटिव अमनीशिया का जो हमने यहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड इसमें हम पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। हम इजीली बोल देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो चलो हम इसके सिम्टम्स देखते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस डिसऑर्डर। Depressive disorder is one of the most widely prevalent and recognized, सबसे ज़्यादा फेमस है and recognized है। Depression covers a variety of negative moods and behavioral changes and it can refer to a symptom or a disorder। So डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार यूज़ करते हैं डिप्रेशन टर्म को एंड इसका मतलब होता है नॉर्मल फीलिंग्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस सच एज अ ब्रेकअप और अ फेलियर टू अटेन अ सिग्निफिकेंट गोल। तो अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है या फिर हम अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पाते तो हम बोल देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। एंड क्या सिम्टम्स होते हैं? पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में हमें कोई प्लेजर नहीं मिलता, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कुछ करने में। चेंज इन बॉडी वेट, या तो हमारा बॉडी वेट एकदम बढ़ जाएगा या फिर एकदम कम हो जाएगा। कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, हमें या तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी या फिर हमें बहुत ज़्यादा नींद आएगी। टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एजिटेशन, greatly slowed behavior and thoughts of death and suicide। Other symptoms include excessive guilt or feeling of worthlessness। हमारा बिहेवियर स्लो हो जाता है, हम ठीक से सोच नहीं पाते एंड कभी कभार हमें लगता है कि डेथ इज़ द लास्ट ऑप्शन। हमें सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है एंड हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के वर्दी ही नहीं हैं, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। एंड अगर ये आपके साथ भी होता है देन यू नीड टू सीक हेल्प। किसी बड़े से बात करो, किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। अब डिप्रेशन हमें क्यों हो सकता है एंड उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन एंड अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। हेरिडिटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डिप्रेशन में। अगर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जो हमारे सारी जनरेशन को होता हुआ आया है तो हमें भी हो सकता है। एज इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। फॉर इंस्टेंस, women are particularly at risk during young adulthood, while men is the
while for men, the risk is highest in the early middle age. And gender also plays a great role. Gender कैसे कि women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. और भी बहुत रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस करना कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट या फिर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट के बारे में हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है. सोशल सपोर्ट मतलब हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं एंड हमारी केयर करते हैं. अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जो है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर में भी 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं. सबसे पहला बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, जिसको हम मेनियाक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं. नाम याद रखना, MCQ में आ जाता है. It involves mania and depression, which are alternatively present and sometimes interrupted by periods of normal mood. So bipolar 1 disorder में mania and depression दोनों होते हैं ऑल्टरनेटिवली, एक एक करके, एंड बीच बीच में नॉर्मल मूड भी आ जाता है. मेनियाक एपिसोड्स रेयरली अपीयर बाय देमसेल्फ एंड दे यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन. ठीक है. सेकेंड है अदर डिसऑर्डर्स. सो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर 2 डिसऑर्डर्स और आते हैं, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर. अब हमारी NCERT में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं सुसाइड के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइड, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, एंड हम कैसे उनकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो रिस्क फैक्टर्स देखें तो वो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स होना, गोइंग थ्रू नेचुरल डिज़ास्टर्स, एक्सपीरियंसिंग वायलेंस, अब्यूज़ और लॉस, isolation at any stage of life, and previous suicidal attempt is the strongest risk factor. And often suicidal behavior indicates difficulty in problem solving, stress management, emotional expression. So हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, एंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स सजेस्ट करे हैं विच वी कैन यूज़ टू प्रिवेंट सुसाइड. सबसे पहले लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क, ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड, केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर. सो ये सारे मेजर्स आप पढ़ लेना एक बार, बहुत ईजी हैं, आप आसानी से लिख पाओगे. अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस. सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, दे लैक इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज़. उनका मन नहीं लग पाता चीज़ों में. डिक्लाइनिंग ग्रेड्स, डिक्रीजिंग एफर्ट, misbehavior in the classroom, mysterious or repeated absence, smoking or drinking or drug misuse. अब strengthening students self esteem, स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम को हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाएँ, क्योंकि having a positive self esteem is very important in face of distress and it helps in coping adequately. So सबसे पहले accentuating positive life experiences to develop positive identity. This increases confidence in self. हमें ऐसे पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने हैं, लोगों को अपने इनकलकेट करने हैं ताकि हम पॉजिटिव आइडेंटिटी डेवलप कर पाएँ. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स. सो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे फिज़िकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो पाएँ. एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. गोल्स फॉर द स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant to be completed within a relevant time frame. So ये सब था suicide के बारे में. Let's move on to our next disorder. So the next disorder is schizophrenia. बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है. सो ये होता क्या है? Schizophrenia is a descriptive term for a group of psychotic disorder in which personal, social, occupational functioning deteriorates.
सो एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। सो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं एंड इन सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स से हमारी पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो होती है कम होती रहती है। सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो सिम्टम्स होते हैं हमारे 3: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर। पॉजिटिव में आता है एक्सेसेस ऑफ थॉट, इमोशंस, बिहेवियर। नेगेटिव में आता है डेफिसिट्स ऑफ थॉट, इमोशंस, बिहेवियर। एंड साइकोमोटर में हमारी मोटर अब नॉर्मेलिटीज़ आती हैं। सो एक एक करके हम तीनों सिम्टम्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। पॉजिटिव सिम्टम्स आर द पैथोलॉजिकल एक्सेसेस और बिजार एडिशंस टू अ पर्सनस बिहेवियर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिल्यूजन्स के बारे में। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? डिल्यूजन होता है एक फॉल्स बिलीफ दैट इज़ फर्मली हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड। डिल्यूजन्स मतलब हम एक फॉल्स बिलीफ को सच मान के बैठ जाते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट और इट हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी से कोई लेना देना होता नहीं है। हम एक फॉल्स चीज़ को, जो चीज़ सच नहीं होती, उसको सच मान के बैठ जाते हैं। सो बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिल्यूजन्स होते हैं। सबसे पहला है डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। It is the most common in schizophrenia, and people with these delusions believe they are being plotted against, spied on, standard, threatened, attached और deliberately victimized. So, सबसे पहला डिल्यूजन है हमारा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें लोगों को लगता है कि सब लोग उनके अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनके सब अगेंस्ट है। दे आर बीइंग स्पाइड ऑन, दे आर बीइंग थ्रेटेंड एंड दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड। सेकेंड टाइप ऑफ डिल्यूजन इज़ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें पीपल अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर्स और ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। सो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कुछ लोगों से, कुछ ऑब्जेक्ट्स से या फिर कुछ इवेंट्स से। थर्ड है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, जिसमें पीपल बिलीव देमसेल्व्स टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, उनमें कोई सुपरनैचुरल पावर्स हैं। सो ये आता है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर के अंदर। फोर्थ है डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, जिसमें लोगों को लगता है कि उनकी फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। कोई और है जो उनके फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पॉजिटिव सिम्टम के अंदर, जो है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, एंड वो 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो उसमें होता है रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, सो दैट द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग इज़ मडल्ड एंड इट बिकम्स इलॉजिकल, जिसको बोला जाता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड डीरेलमेंट। सो सबसे पहली चीज़ हमारी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में होती है कि लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करते रहते हैं, एंड जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग होता है बहुत मडल्ड हो जाता है, इलॉजिकल होता है, कुछ बात समझ नहीं आती। सेकेंड चीज़ होती है इन्वेंटिंग न्यू फ्रेजेस, जिसको बोलते हैं न्यूलॉजिज्म्स। हम न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस अपने खुद के इन्वेंट करते रहते हैं। थर्ड चीज़ है परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ द सेम थॉट्स। एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, उसको बोलते हैं प्रेजर्वेशन। सो ये 3 चीज़ें आती हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर। सो गाइस, ये टेबल देखो, ये टेबल इतनी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव सिम्टम्स सारे के सारे इन वन गो सारे दिख जाएंगे, प्लस उनके टाइप्स भी दिख जाएंगे। सो अगर आपको पॉजिटिव सिम्टम्स रिवाइज करने हैं तो आप देखो कि डिल्यूजन्स है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है, हैलुसिनेशन है, उनकी डेफिनेशन एंड उनके टाइप्स की डेफिनेशन भी है। सो दिस टेबल इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका प्रिंट आउट ले लेना, एंड हर रोज़ इसको पढ़ना, ताकि आपको सारे डिसऑर्डर्स एंड उनके सारे टाइप्स याद हो जाएं। सो डिल्यूजन्स हम पढ़ चुके हैं, हम उनके सारे टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, हम फॉर्मल थॉट हमने पढ़ा, जिसमें हम उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है हैलुसिनेशंस की। हैलुसिनेशंस आर परसेप्शंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड इसके भी टाइप्स होते हैं विजुअल, ऑडिटरी,
and olfactory, gustatory, tactile, somatic. सो सबसे पहले बात करें हम ऑडिटरी हैलुसिनेशन की, सो ये सबसे कॉमन होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर. सो ऑडिटरी हैलुसिनेशन में पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड कभी कभार वो आवाज़ें उनसे खुद बात करती है, जिसको बोला जाता है सेकंड पर्सन हैलुसिनेशन. एंड कभी कभार दो आवाज़ें होती हैं जो एक दूसरे से बात करती हैं, सो पेशेंट को वो आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड इसको बोला जाता है थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन. फिर बात करते हैं टैक्टाइल हैलुसिनेशन की. इसमें हमें टिंगलिंग होती है एंड बर्निंग सेंसेशन होती है. सोमैटिक हैलुसिनेशन में वी फील एज इफ समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, सच एज अ स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड वन स्टमक. विजुअल हैलुसिनेशन की बात करें तो इसमें वेग परसेप्शन ऑफ कलर और डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स होता है. पेशेंट को लगता है कि उन्हें कुछ डिस्टिंक्ट विजन्स दिख रहे हैं, उन्हें दूर से कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है या दूर से उन्हें कोई पर्सन दिख रहा है. हम बात करें अब गस्टेटरी हैलुसिनेशन की, सो इसमें फूड और ड्रिंक टेस्ट स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है. हमारे ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन में स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक हमें फील होता है. सो ये सब तो है हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. अब बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की. सो नेगेटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड दे इंक्लूड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, blunted and flat effect, loss of volition and social withdrawal. सो सबसे पहला है हमारा अलोगिया, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जिसका मतलब है रिडक्शन इन द स्पीच कंटेंट, मतलब पेशेंट बोलना कम कर देता है. सेकेंड इज़ ब्लंटेड इफेक्ट, मतलब शोइंग लेस फीलिंग्स देन मोस्ट पीपल डू. थर्ड इज़ फ्लैट इफेक्ट, जिसमें दे शो नो इमोशंस एट ऑल. Fourth is avolition, which also means loss of volition and inability to start or complete a course of action. जो कोर्स हम शुरू कर चुके हैं, जो एक्शन हम शुरू कर चुके हैं, हम वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते. सोशल विड्रॉल, मतलब हम सोशली विड्रॉ कर लेते हैं, हम फोकस्ड हो जाते हैं अपनी खुद की आइडियाज़ एंड अपनी खुद की फैंटेसीज़ पे, कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते, एकदम विड्रॉ हो जाते हैं. सो इसकी भी एक टेबल है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो. देन कम्स आर साइकोमोटर सिम्टम्स. सो ये क्या होते हैं? सो people with schizophrenia also show psychomotor symptoms. They move less simultaneously or they make odd grimaces and gestures. So psychomotor symptoms क्या होते हैं? लोग बहुत ही लेस मूव करते हैं, बहुत कम मूव करते हैं एंड बहुत ही ऑड, बहुत वियर्ड से जेस्चर्स मेक करते हैं. सो इसमें तीन चीज़ें आती हैं: कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग. कैटाटोनिक स्टूपर होता है that patient remain motionless and silent for long stretches of time. Catatonic rigidity में maintaining a rigid and upright position for hours. Catatonic posturing में patient assume awkward, bizarre positions for long periods. So ये सब थे हमारे psychomotor symptoms. सो स्किज़ोफ्रेनिया में हम तीनों सिम्टम्स पढ़ चुके हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिसऑर्डर. सो नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड इसमें भी 4 टाइप्स के डिसऑर्डर हैं: ADHD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? These are the disorders which manifest in the early stage of development. बहुत जल्दी हो जाते हैं ये, बहुत ही छोटी उम्र में ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग में हमें सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं. हमारी पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल सारी फंक्शनिंग पे ये अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ADHD, दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. सबसे पहला है इनअटेंटिव. इनअटेंटिव रेफर्स टू द एबिलिटी टू सस्टेन मेंटल एफर्ट इन वर्क और प्ले. हम बोलते हैं ना, बहुत ही इनअटेंटिव है वो, उसकी अटेंशन एक जगह पे रहती नहीं है. चिल्ड्रन विद ADHD दे क्विकली लूज इंटरेस्ट.
बहुत जल्दी उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो उनका मन किसी चीज़ पे लग नहीं पाता। दे ईज़िली गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे डू नॉट लिसन, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड दे आर वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड दे ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। सो ये हो गया हमारा इनअटेंटिव। नेक्स्ट है इम्पल्सिव। सो चिल्ड्रन विद ADHD वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं। इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेते हैं, कुछ बोल देते हैं। सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शन और टू थिंक बिफोर दे एक्ट। जैसे मैंने बोला, बिना सोचे समझे कुछ करना। दे कांट वेट, दे कांट टेक टर्न्स एंड दे हैव डिफ़िकल्टी in resisting immediate temptation and delaying gratification। मतलब जो उनको चाहिए वो उसी वक्त चाहिए, वो थोड़ी देर का भी वेट नहीं कर सकते, वो अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। Minor mishaps such as knocking things over are common, whereas more serious accidents and injuries can also occur। So बहुत ज़्यादा उनको चोट लग सकती है, इंजरीज हो सकती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है हाइपर एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा हाइपर होना, एक जगह पे वो रह नहीं सकते, एक जगह वो बैठ नहीं सकते। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, सिटिंग स्टिल थ्रू अ सेशन इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम। दे मे फिजिट, स्क्वार्म, क्लाइम एंड दे रन अराउंड द रूम एमलेसली। सो दिस वॉज ADHD। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं। ऑटिज्म चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। वो रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते एंड स्टार्ट भी नहीं कर पाते। मैनी ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच, वो कभी अपनी स्पीच डेवलप नहीं कर पाते। सेकेंड इज़ दैट इट इज़ मार्क्ड डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन। सो ऑटिज़म में लोगों को सोशली इंटरैक्ट करने में, नए लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। दे कैन नॉट इनिशिएट सोशल बिहेवियर and they seem unresponsive to others' feeling। 70% autistic children suffer from intellectual deficiency। They have a stereotype body movement as rocking hand, flapping, jumping, clapping। So एक stereotype movement होता है, वो इन्हीं body movement को बार बार repeat करते रहते हैं। Self injuries होती हैं, वो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, वो अपना सिर खुद दीवार में मार लेते हैं in a rhythmic way। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है। इसमें रेफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विच इज़ लेस देन 70। जैसे हमने बात करा है, अगर हमारी IQ 70 से कम है तो हमें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोला जाता है। Deficits or impairment in adaptive behavior such as areas of communication and self-care, home living, social interpersonal skills, इन सारे areas में problems आती हैं। This deficit gets manifested before the age of 18 years। ये भी हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि बिफोर 18 years of age ये सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी मैनिफेस्टेड एट 4 लेवल्स। ये सारे लेवल्स के बारे में हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ चैप्टर 1। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देयर। सो हमारा लास्ट डिसऑर्डर इज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन परसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन को समझने में एंड उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एंड हम बेसिक जो हमारी स्किल्स होती हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, वो भी नहीं परफॉर्म कर पाते। अर्ली स्कूल ईयर्स में ये डिसऑर्डर डेवलप होने लग जाता है। जो परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की एकेडमिकली वो बिलो एवरेज होती है, बट अगर हम ज़्यादा मेहनत करें एंड हम एडिशनल इनपुट्स एंड एफर्ट्स डालें तो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। सो दिस वॉज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में,
दैट इज़ डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। सो इसमें भी दो टाइप के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे पहले है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, सो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में पीपल एग्जिबिट एज इनएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबननेस। सो इस डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी इरिटेटेबल, डिफाइंट, डिसओबीडियंट, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल मैनर में वो बिहेव करते हैं। ठीक है, ज़िद्दी होना, किसी की बात ना सुनना, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहना। एंड वो अपने आप को गुस्से में नहीं देखते, वो अपने आप को डिफाइंट मानते ही नहीं हैं। वो अपना एक्शन, अपने बिहेवियर जस्टिफाई करते हैं एज अ रिएक्शन टू सर्कमस्टांसेस। सो सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर बिकम इंटैंगल्ड विद द प्रॉब्लमैटिक इंटरैक्शंस विद अदर्स। बात करते हैं अब कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर की। इसमें एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ होती हैं अगेंस्ट फैमिली, सोसाइटी। जैसे हम वॉयलेट करते हैं फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, हम वॉयलेट करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को, जो सोसाइटीज़ ने रूल्स बना रखे हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, सो प्रॉपर्टी राइट्स, हम पर्सनल राइट्स भी दूसरों के वॉयलेट करते हैं अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर। सो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर दो टाइप के बिहेवियर्स आते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर दो टाइप के बिहेवियर आ सकते हैं, अग्रेसिव या नॉन अग्रेसिव। अग्रेसिव के अंदर आते हैं एक्शंस दैट कॉज और थ्रेटन हार्म टू पीपल और एनिमल्स। ठीक है, अग्रेसिव मतलब कोई ऐसे एक्शंस जो चोट पहुंचा रहे हैं, जो हार्म कर रहे हैं लोगों को या फिर एनिमल्स को। नॉन अग्रेसिव में एक्शंस वो होते हैं जो प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, या फिर कोई थेफ्ट, चोरी करना, या फिर सीरियस रूल वायलेशंस, कोई रूल को ब्रेक कर देना। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ बिहेवियर अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर। अब अग्रेसिव बिहेवियर के टाइप होते हैं वर्बल अग्रेशन, मतलब नेम कॉलिंग, स्वेरिंग। फिजिकल अग्रेशन, फाइटिंग, हिटिंग। हॉस्टाइल अग्रेशन, डायरेक्टेड एट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर, मतलब किसी को चोट पहुंचाने के लिए। एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन, डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन, बस किसी को बुली करना, किसी के ऊपर अपने आप को सुपीरियर दिखाना, डोमिनेट करना लोगों को। सो दीज आर द टाइप ऑफ अग्रेशन। ये सारे टाइप्स आपको याद होने चाहिए, ये MCQ में भी आ जाते हैं एंड इस साल की बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, जो आई गेस 11th डिसऑर्डर है हमारा। एंड इसमें भी 3 टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला है अनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम। अनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इंडिविजुअल हैज़ एन डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज विच लीड्स हिम और हर टू सी हर सेल्फ और हिमसेल्फ एज ओवर वेट। सो हमें क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं, हमारी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही ख़राब सी हमारी बॉडी इमेज है। सो इस वजह से हम खाना खाने से मना कर देते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं एंड हम अडॉप्ट करते हैं ऐसी अनयूजुअल हैबिट्स, ठीक है, ताकि हमारा वेट लूज़ हो सके। सो दे लूज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेट एंड दे कैन इवन starve themselves to death. Second is bulimia nervosa, and in this individual may eat excessively and then purge their body off by using medicines such as laxatives or diuretic or by vomiting. So इसमें हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं and then हम vomit कर देते हैं. So people feel ashamed and unpleasant or disgusted when they binge. Binge मतलब लगातार. So लगातार खाते रहना. जब हम लगातार खाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा ashamed feel होता है and they are relieved of the negative emotions and tension after purging. Third is binge eating disorder. जैसे मैंने बताया binge eating मतलब लगातार खाते रहना. This involves frequent episodes of out of control eating. बिना कंट्रोल के, बिना सोचे समझे बस खाते रहना. हायर स्पीड देन द नॉर्मल पीपल एंड इट कंटिन्यूज टिल दे आर अनकम्फर्टेबली फुल. बहुत तेज़ी से खाना खाना, बहुत हाई स्पीड में खाना खाते हैं
एंड वो खाते रहते हैं जब तक दे आर नॉट अनकम्फर्टेबली फुल. So these were our feeding and eating disorders: anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder. Let's move on to our next type of disorder. नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर. 12th डिसऑर्डर है ये हमारा. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे अडिक्टिव बिहेवियर, whether it involves excessive intake of high calorie food resulting in extreme obesity or involving the abuse of substances such as alcohol, cocaine, is one of the most severe problems being faced by society today. ठीक है, सो हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, हम हेरोइन एंड कोकेन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल. People who abuse alcohol drink large amounts regularly and they rely on it to help them deal with difficult situations. So लोग जब उदास होते हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं एंड दे ड्रिंक इट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट. बहुत ज़्यादा वो पीते हैं एंड दे यूज़ अल्कोहल टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. Drinking alcohol interferes with their ability to function well in social, personal and occupational or our work lives. ठीक है, सो अल्कोहल पीने से हम सोशली, पर्सनली एंड ऑक्यूपेशनली भी हम एक्सेल नहीं कर पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते, वो इंटरफेयर करता है. ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन पीपल बिल्ड अप अ टॉलरेंस टू अल्कोहल एंड दे ड्रिंक इवन ग्रेटर अमाउंट टू फील इट्स इफेक्ट्स. तो क्या होता है कि जैसे हम अल्कोहल कंज्यूम करते रहते हैं, हमारी अल्कोहल के लिए टॉलरेंस भी बढ़ती रहती है. पहले शायद हम सिर्फ एक ग्लास पी पाते थे, बट नेक्स्ट टाइम हम 2 ग्लास पीते हैं, 3 ग्लास पीते हैं, तो हमारी टॉलरेंस बढ़ती रहती है एंड वी ड्रिंक इवन ग्रेटर अमाउंट टू फील इट्स इफेक्ट. एंड पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस विड्रॉल रिस्पॉन्स व्हेन दे स्टॉप ड्रिंकिंग. जब अल्कोहल कंज्यूम करना हम रोक देते हैं तो हमें विड्रॉल रिस्पॉन्सेस भी होते हैं. नेक्स्ट है हेरोइन. सो हेरोइन इंटरफेयर्स विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. पीपल डेवलप अ टॉलरेंस फॉर हेरोइन एंड दे एक्सपीरियंस विड्रॉल रिस्पॉन्सेस व्हेन दे स्टॉप टेकिंग इट. एकदम ये अल्कोहल जैसा है, अल्कोहल में भी सेम चीज़ें होती थी. एंड द मोस्ट डायरेक्ट डेंजर ऑफ हेरोइन अब्यूज़ इज़ एन ओवरडोज which slows down the respiratory centers in the brain, almost paralyzing breathing and in many cases causing death. So heroin से हमें overdose हो सकता है and it can lead to death. Cocaine की बात करें, so regular use of cocaine may lead to a pattern of abuse in which the person may be intoxicated throughout the day and function very poorly in social relationships and at work. अब कोकेन से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है एंड हमारी अटेंशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है. डिपेंडेंस में डेवलप सो दैट कोकेन डोमिनेट द पर्सन लाइफ. मोर ऑफ द ड्रग इज़ नीडेड टू गेट द डिज़ायर्ड इफेक्ट्स. सेम चीज़ है अल्कोहल, हेरोइन, कोकेन में हमारी टॉलरेंस बढ़ती रहती है. जितना हम कंज्यूम करेंगे हमारी टॉलरेंस बढ़ती रहेंगी एंड व्हेन वी स्टॉप यूजिंग इट, it results in the feeling of depression, fatigue, sleep problems, irritability and anxiety. So बहुत सीरियस डेंजर्स होते हैं कोकेन के एंड डेंजरस इफ़ेक्ट होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे एंड फिजिकल वेलबींग पे. सो वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर 4th चैप्टर. हम सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन below. Don't forget to like, share and subscribe to Humanities. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning.